अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट कॉमन विटामिन दैट इज़ कॉल्ड विटामिन डी। विटामिन डी का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि विटामिन डी जो है वो किस लिए ज़रूरी है। सबको पता है विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारी हड्डियाँ विटामिन डी की वजह से मजबूत रहती हैं। लेकिन विटामिन डी का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो बोन्स के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी बॉडी के अंदर और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करता है। सो आज का लेक्चर उन तमाम इम्पॉर्टेंट कामों के ऊपर है कि विटामिन डी किस तरह से हमारी बॉडी में बोन्स को या बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर है और विटामिन डी में से आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिटेल में तैयार करना है। बुक के अंदर ये एज सच इससे ज़्यादा डिटेल में मेंशन है जितना मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आप बुक से कर लें या नोट से कर लें, एक ही चीज़ है, बस हमने कोशिश ये की है कि हमने उसको इजी वर्डिंग में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने विटामिन ए को डिस्कस किया था, हमने सबसे पहले ये बताया था कि विटामिन ए है या विटामिन डी है, कोई भी विटामिन है वो कौन सा सॉल्यूबल है, तो वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स के लिए ये आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। जो सबसे पहला हमारा विटामिन्स का लेक्चर था उसमें हमने तमाम विटामिन्स के केमिकल नेम पढ़े थे। तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल, या इसको आप दूसरा जो केमिकल नेम है इसको आप अर्गोस्टिरोल कहते हैं। इसको आप एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं। रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में हड्डियों की बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। एंटी का मतलब होता है खिलाफ। ऐसा विटामिन जो कि बच्चों में हड्डियों की जो बीमारी है उसके खिलाफ काम करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको आप एंटी रिकेट विटामिन कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो केमिस्ट्री है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल के लिए भी, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से कैसे मिलता है और सूरज की रोशनी कैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी को तैयार करती है। वो कहते हैं विटामिन डी जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 टाइप्स के विटामिन डी जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन इन 10 टाइप्स में से बॉडी के लिए 2 टाइप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक को आप D2 कहते हैं और दूसरे को आप D3 कहते हैं, ठीक है। और D2 ले लें या D3 ले लें, इनका सेम इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि D2 का सोर्स अलग है और D3 का सोर्स अलग है। अब क्या सोर्स है, D2 आपको कहाँ से मिलेगा और D3 आपको कहाँ से मिलेगा। याद रखिएगा, जो D2 होता है ये आपको प्लांट से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। जबकि D3 कहाँ से मिलता है, D3 आपकी बॉडी खुद बनाती है सूरज की रोशनी में। जो आप ये बात पढ़ते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो वो कौन सा वाला विटामिन डी की टाइप बनाती है, आपकी बॉडी विटामिन D3 बनाती है। अगर कोई आपसे पूछे क्या बॉडी विटामिन D2 भी बना सकती है, तो ऐसा नहीं होता। विटामिन D2 जो है वो आपको कहाँ से लेना पड़ता है, आपको वो वेजिटेबल से लेना पड़ता है या प्लांट से लेना पड़ता है। अब विटामिन D2 जब आप प्लांट से लेते हैं, जब आप किसी भी प्लांट से विटामिन D2 निकालते हैं तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसका केमिकल नेम होता है अर्गोस्टिरोल, ठीक है। जब आप विटामिन D3 खाते हैं कहीं से भी, किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने बना बनाया विटामिन लिया है मार्केट से, तो वो किस शक्ल में होता है, वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल की शक्ल में होता है। या आपने विटामिन D3 नहीं भी खाया, आपकी स्किन में कोलेस्ट्रोल होता है, आपकी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल होता है, वो किस शक्ल में होता है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल की शक्ल में होता है, ठीक है। लेकिन ये विटामिन D3 एक्टिव नहीं होता अभी। इसको क्या कहा है हमने, इसको कहा है प्रो विटामिन, ऐसा विटामिन जो कि विटामिन से पहले की शक्ल है, ठीक है। अभी ना तो ये एक्टिव हालत में है ना ही ये एक्टिव हालत में है। आप प्लांट से खाते हैं तो आपको अर्गोस्टिरोल मिलता है, और आपकी अपनी स्किन के ऊपर क्या मौजूद होता है या अपने ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है, उसका सिंपल नेम D3 होता है। आप इस शक्ल में खाएं
तो भी उसके ऊपर सूरज की रोशनी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं और इसको कन्वर्ट करती हैं अर्गो कैल्सीफिरोल में। फिर इसको हम कहते हैं विटामिन D2। अब ये एक्टिव हो गया है। सो जब तक सूरज की रेडिएशंस आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका विटामिन, आप चाहे सप्लीमेंट्स की शक्ल में प्लांट से खा रहे हैं या किसी जानवर की बॉडी से खा रहे हैं, आपका विटामिन काम नहीं करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो वहाँ से आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मिलती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती हैं कोल कैल्सीफिरोल में और आपकी बॉडी विटामिन D3 बना देती है। सो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन D3 आपको सूरज दे रहा है बना बनाया। विटामिन D3 सूरज आपको बना बनाया नहीं दे रहा, सूरज सिर्फ आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस दे रहा है। और विटामिन D3 का जो प्रिकर्सर है वो आपकी बॉडी के अंदर इटसेल्फ मौजूद है। सूरज की रोशनी सिर्फ क्या कर रही है, उसको एक्टिवेट कर रही है और उसको एक्टिव विटामिन D के अंदर कन्वर्ट कर रही है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। सो नीचे मैंने मेंशन किया है कि जो अर्गोस्टिरोल है ये आपको वेजिटेबल, जिसको आप अर्गट कहते हैं, अर्गट होता है राई दाना। आप गूगल पे जाके राई दाना या अर्गट लिखेंगे तो उसका इमेज आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जबकि जो ये वाला कोल कैल्सीफिरोल है ये ह्यूमन ओरिजिन होता है, यानी कि एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या होती है, हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर को आप एपिडर्मस कहते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रोल की लेयर होती है। इस कोलेस्ट्रोल को आप 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल कहते हैं। जब आप इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये आपके लिए क्या बना देती है, विटामिन D3 बनाती है। ठीक है जी। सो केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल MCQs आपके इसके अंदर से निकल सकते हैं। इसके अलावा ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद आ जाए एनिमल से आपको एनिमल या प्लांट से आपको विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मैंने आपको विटामिन लिख दिया है कि ये जो सोर्स है विटामिन D2 का वो प्लांट होते हैं। इसके अलावा सेम सोर्स है जैसा कि आपने पढ़ा है किसमें, विटामिन A के अंदर के कोड लिवर ऑयल से, अंडे की यॉक से, मिल्क से, बटर से भी आपको विटामिन मिलता है। बट इसके साथ साथ हमने लिखा है विटामिन D इज़ फॉर्म्ड इन द स्किन। विटामिन D कौन बनाता है, एपिडर्मस। ठीक है। एपिडर्मस किसकी लेयर है, स्किन की। कैसे बनाती है, बाय द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी एपिडर्मस के ऊपर पड़ती हैं। उस एपिडर्मस में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मदद से वो कोल कैल्सीफिरोल या विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी सोर्स है हमारे लिए। स्किन प्लस सूरज की रोशनी जो है वो विटामिन D3 बनाने का इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है। अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा कवर करके बैठेंगे या वहाँ पे सूरज की रोशनी ना हो, जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं या ठंडे इलाके हैं जहाँ पे सूरज नहीं होता, या तो उन केसेस में क्या होता है, बॉडी में विटामिन D3 की कमी आ जाती है। उसके बाद आता है कि विटामिन D जब आप खाते हैं तो वो विटामिन D3 या विटामिन D जो है वो बॉडी में किस तरह से जाके एक्टिवेट होता है, ये भी आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो विटामिन D इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन आपके हर लिहाज से, MCQ प्लस वाइवा प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, अब सपोज करें आपने किसी भी जानवर की बॉडी से विटामिन D3 निकाला है। नॉर्मली हमारी फीमेल क्या करती हैं या डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको विटामिन D3 का एक इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि जी इसको आपने तोड़ना है और इसको आपने दूध के साथ खाना है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम विटामिन D3 खाते हैं तो क्योंकि हमने उसको किसी जानवर की बॉडी से निकाला है तो उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने कोल कैल्सीफिरोल का नाम दिया है विटामिन D3 को। जब आप विटामिन D3 खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि विटामिन D3 जैसे ही आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में हड्डियों को मजबूत करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। विटामिन D3 जो है वो आपके मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स में से गुजरता है, उसके बाद जाके वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन D3 फ़ौरन खाने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन D3 को एब्जॉर्ब होने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। एक आपके पास ऑर्गन जो है वो है लिवर, ठीक है। दूसरा ऑर्गन आपके पास है किडनी।
जब आप विटामिन D3 खाते हैं, जिसको आप कोल कैल्सीफिरोल कहते हैं, तो ये लीवर के सेल्स में जाता है, जिनको आप क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। वहाँ पे एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रो ऑक्सीलेज। लीवर क्या काम करता है, लीवर इस कोल कैल्सीफिरोल को 25 हाइड्रो ऑक्सी कोल कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में, कैल्सीडायोल। ठीक है। सो अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ, बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लीवर में से गुजरने के बाद कोल कैल्सीफिरोल कैल्सीडायोल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये किडनी के पास जाता है। किडनी का अपना एंजाइम होता है जिसको कहते हैं 1 हाइड्रो ऑक्सीलेज। 1 हाइड्रो ऑक्सीलेज इस कैल्सीडायोल को कन्वर्ट करता है कैल्सीट्रायोल में, और कैल्सीट्रायोल का केमिकल नेम होता है 125 डाई हाइड्रो ऑक्सी कोल कैल्सीफिरोल। अब जाके ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। सो ये बात आपने अपने घर में अगर कोई विटामिन डी खा रहा है तो आपने उसको ये बात बतानी है कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। इसका मतलब है कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो आपका लीवर भी ठीक होना चाहिए और आपकी किडनी भी ठीक होनी चाहिए। अगर किसी को लीवर का इशू है या किडनी का इशू है तो विटामिन डी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। आप जिस शक्ल में उसे खाते हैं वो एज सच बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ना तो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, ना ही आपके जॉइंट्स को और दांतों को मजबूती देता है। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको डिटेल में याद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन डी के। यानी कि विटामिन डी आपने खाया, चाहे आपने विटामिन D2 की शक्ल में खाया जो कि आपने प्लांट से लिया था, या आपने उसको विटामिन D3 की शक्ल में खाया जो कि आपने किसी जानवर की बॉडी से या किसी ह्यूमन की बॉडी से उसको निकाला था और उसको आपने एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया था। जब आप इसको खाएंगे तो विटामिन डी को याद रखिएगा, विटामिन डी क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि आपकी बॉडी में या ब्लड में या प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना किसका काम है, विटामिन डी का काम है। आज से पहले ये काम आपने नहीं सुना होगा, नॉर्मली बस हम ये पढ़ते हैं कि जी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो अब आपने ज़रा इसको डिटेल में देखना है कि कैल्शियम का क्या काम है और विटामिन डी कैल्शियम को क्यों मेंटेन करता है। सो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो गला है, गले के आगे एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है जिसको आप कहते हैं थायराइड ग्लैंड। आपने हार्मोन का टॉपिक पढ़ा है विटामिन से पहले। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे आपने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। यानी कि एक दूध होता है जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। आपको पता है गदूद का काम क्या होता है, किसी भी हार्मोन को रिलीज करना। उस हार्मोन को आप कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पैराथायराइड हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड हार्मोन का विटामिन डी के साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है। वो लिंक क्या होता है कि जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। सो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी दोनों क्या काम करते हैं, दोनों हमारे ब्लड में या प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। लिहाजा ये दोनों मिल के हमारी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाते हैं। अब कैल्शियम को कैसे बढ़ाया जाता है, हम बॉडी में कैल्शियम कहाँ से लेकर आए। तो नॉर्मली क्या होता है कि विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी 3 ऑर्गन्स के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली अपना कैल्शियम मुझे दे दें, क्योंकि मुझे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाना है। और ऐसा उस वक्त होता है जब हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो रही होती है। तो विटामिन डी 3 चीज़ों के पास जाता है। किस किस के पास जाता है, पहले ये छोटी आंत के पास जाता है। आपको पता है जी स्मॉल इंटेस्टीन क्या काम करती है, स्मॉल इंटेस्टीन हमारे लिए फीसिस बनाती है, फुजला बनाती है, जो कि हम बॉडी से खारिज करते हैं। तो विटामिन डी स्मॉल इंटेस्टीन के पास जाता है और उसको कहता है कि आपने तो फुजले के ज़रिए से एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर रिलीज़ करना है, आप ऐसा करें कैल्शियम को मुझे दे दें ताकि मैं ब्लड को कैल्शियम दे आऊँ, क्योंकि बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कम हो रही है। लिहाजा इंटेस्टीन के पास जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है विटामिन डी उसको अब्जॉर्ब करता है और उसको प्लाज्मा में ले आता है। अब प्लाज्मा में क्या हो गया है, कैल्शियम बढ़ गई है।
फिर ये देखता है कि अभी भी प्लाज्मा में कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं हुई, फिर वो किडनी के पास जाता है। किडनी से कहता है कि क्योंकि आपने तो यूरिन बनाना है और यूरिन से आपने विटामिन डी को खारिज कर दे यूरिन से आपने कैल्शियम को बाहर खारिज कर देना है। बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कम है, लिहाजा प्लीज़ अपना कैल्शियम मुझे दे दें। किडनी अपना कैल्शियम देता है और ये जाके कैल्शियम को कहाँ पे रखाता है, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देता है। फिर ये जाता है हमारी ओल्ड बोन्स के पास। ओल्ड बोन्स से क्या करता है, ओल्ड बोन्स ने तो क्योंकि टूट जाना होता है तो ये ओल्ड बोन्स के पास जाता है। आपको पता है जी, बोन्स के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उन बोन्स में से ये कैल्शियम को निकालता है और जाके प्लाज्मा के अंदर जमा कर देता है। एज आ रिजल्ट ब्लड प्लाज्मा में या प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है विटामिन डी का, कि विटामिन डी को कैल्शियम को जमा करने का शौक होता है, लिहाजा ये किडनी से, इंटेस्टीन से और ओल्ड बोन में से कैल्शियम को निकालता है और कहाँ पे जमा करवा देता है, उनको आपके प्लाज्मा में या ब्लड में जमा कराता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक काम तो इसने ये किया था कि जब हमारे ऑर्गन्स के पास कैल्शियम ज़्यादा थी तो वहाँ से कैल्शियम को निकाल के ये हमारे प्लाज्मा में ले आया था, क्योंकि प्लाज्मा के पास कैल्शियम कम थी। दूसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि हमारे पास प्लाज्मा में कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा हो। फिर विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी प्लाज्मा से कहता है कि क्योंकि अब आपके पास कैल्शियम ज़्यादा है, लिहाजा आप ऐसा करें कि अपनी कैल्शियम मुझे दे दें, मैं जाके ये बोन्स में जमा करवा देता हूँ, क्योंकि बोन्स के पास कैल्शियम की कमी है और बोन्स टूट रही हैं, क्योंकि कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये कैल्शियम को उठाता है प्लाज्मा से और बोन्स के पास छोड़ कर आता है, ताकि बोन्स को मिनरल्स मिल सकें, बोन्स मजबूत हो सकें। सो अब बेसिकली काम क्या हुआ विटामिन डी का, कैल्शियम को रेगुलेट करना। जिस जगह पे कैल्शियम की ज़रूरत होती है ये वहाँ पे कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है। उसके लिए चाहे इसको ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के बोन्स पे लेके जाना पड़े तो बोन्स में लेके जाता है, और अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो बोन से कहता है कि कैल्शियम को निकालें और ब्लड की ज़रूरत को पूरा करें। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है जी। तीसरा काम क्या होता है, आपको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो साथ साथ काम करते हैं। तो विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे प्लाज्मा में फॉस्फेट के लेवल को भी इंक्रीज करता है। जब ये किडनी के पास, इंटेस्टीन के पास और बोन्स के पास जाता है और वहाँ से कैल्शियम को निकालता है तो ये उसके साथ साथ फॉस्फेट को भी निकालता है और बॉडी के अंदर फॉस्फेट के लेवल को भी या प्लाज्मा में फॉस्फेट के लेवल को भी इंक्रीज करता है। तो जो काम इसका कैल्शियम पे है वही काम उसका फॉस्फेट के ऊपर है। और आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ज़रूरी हैं। सेम आपकी बोन्स के लिए भी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ज़रूरी होते हैं। सो ये कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में भी बढ़ा सकता है जब ब्लड को ज़रूरत होती है, और जब बोन्स को ज़रूरत होती है तो कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन्स में भी ट्रांसफ़र करता है। बट फ़र्क क्या है, देखना ये होता है कि किस चीज़ को ज़रूरत है। जिस चीज़ को ज़रूरत होती है, अगर बोन्स को ज़रूरत है तो कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स को पहुंचा देता है, अगर ब्लड को ज़रूरत है तो कैल्शियम और फॉस्फेट ये ब्लड को पहुंचा देता है। और आखिरी जो फंक्शन है वो है कि बोन्स की ग्रोथ और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोन्स को और टीथ को कैल्शियम और फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा बोन्स की और टीथ की ग्रोथ होती है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों के लिए ज़रूरी होने के पीछे इतनी बड़ी केमिस्ट्री है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है तो आपने डेफिनेटली ये बात तो बतानी है कि वो हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आपने ये पॉइंट भी वहाँ पे क्लियर करना है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की फॉर्मेशन करवाते हैं, यानी बॉडी को कब ज़रूरत है कि वो विटामिन डी को बनाए और कब बॉडी विटामिन डी को नहीं बनाएगी। ठीक है। वो कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शीमिया। जब ब्लड में या प्लाज्मा में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही विटामिन डी बनेगा हमारे इंटेस्टीन से, किडनी से और ओल्ड बोन से कैल्शियम को निकालेगा,
ब्लड के अंदर लेकर आएगा और हमारा जो हाइपोकैल्सीमिया का मसला है उसको सॉल्व कर देगा। इसी तरह से फॉस्फेट, अगर हमारी बॉडी में या प्लाज्मा में फॉस्फेट की कमी है तो भी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी किडनी के पास जाता है, इंटेस्टाइन के पास जाता है, ओल्ड बोन के पास जाता है, उनसे फॉस्फेट निकालता है और ब्लड के अंदर ले आता है। लिहाजा जो फॉस्फेट की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, आपको पता है जी पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज होने का मकसद क्या होता है कि जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है तो ये ब्लड में कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाने का काम करता है, और जैसे ही ब्लड में कैल्शियम बढ़ती है विटामिन डी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो भी विटामिन डी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना सिर्फ बच्चे को हड्डियों को मजबूत बनाना होता है बल्कि मदर की हड्डियों को भी मजबूती की ज़रूरत होती है। लिहाजा जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, वैसे ही बॉडी में विटामिन डी भी ज़्यादा रिलीज होता है ताकि मदर के साथ साथ बच्चे की भी विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। सो यहाँ मैंने लिखा है कि हाइपोकैल्सीमिया काज एक्टिवेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। जब कैल्शियम बॉडी में कम होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। विटामिन डी एक्टिवेट होता है तो हमारी कैल्शियम की ज़रूरत क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं जब विटामिन डी की फॉर्मेशन को कम करना पड़ेगा, यानी जब बॉडी को विटामिन डी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं उनको उल्टा कर देंगे, यानी कि जब बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी बहुत ज़्यादा है तो हमें विटामिन डी बनाने की ज़रूरत नहीं है, या जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर तो विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन डी होगा तो ये किडनी से, इंटेस्टाइन से, बोन से कैल्शियम को निकाल के प्लाज्मा में जमा करवा देगा, तो प्लाज्मा में तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाएगा जो कि बहुत नुकसान क्रिएट करेगा। लिहाजा जैसे ही कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है प्लाज्मा में, विटामिन डी की फॉर्मेशन को रोक दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही आपके प्लाज्मा में फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होता है तब भी विटामिन डी को कहते हैं कि भाई अब आपने नहीं बनना, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है और फॉस्फेट है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप तो बाकी जगहों से भी मांग के कैल्शियम और फॉस्फेट को प्लाज्मा में बढ़ा देंगे। इसके अलावा जब हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है, ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन का मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा कैल्शियम बनता है, ज़्यादा विटामिन डी बनता है। तो पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना पैराथायराइड हार्मोन कम होगा उतना कम कैल्शियम बनेगा, उतना विटामिन डी जो है वो आपके पास कम बनेगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि विटामिन डी की कमी से आपको कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो पहला इन्फेक्शन है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया होता है कि अगर बड़ों के अंदर, एल्डर्स के अंदर बोन्स भुरभुरी हो जाएं, बोन्स कमज़ोर हो जाएं, वीक हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। और ये हमेशा किस में होता है, ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ओल्ड एज में अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जिसकी वजह से नॉर्मली पेशेंट जो है उसको स्टेयर्स चढ़ने में, यानी कि स्टेयर्स की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इसको चेंज करते हैं, STAIRS स्टेयर्स होता है सीढ़ियाँ, ठीक है, ये ई यहाँ पे नहीं आता। तो स्टेयर्स चढ़ने में मसला होता है, और ये उस वक्त होता है क्योंकि ओल्ड एज में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, या उन लोगों में होता है जो कि सूरज की रोशनी में नहीं जाते, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो आपके लिए विटामिन D3 नहीं बना पाती। दूसरा क्या इफेक्ट होता है कि रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाई है जिसमें बच्चा जो है उसकी टांगे क्या हो गई हैं, झुक गई हैं या बो हो गई हैं। बो का मतलब होता है मुड़ी हुई टांगे। सो बच्चों में अगर टांगें झुकी हुई हों, मुड़ी हुई हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। इसलिए उन बच्चों में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपके दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनामल।
एनामल एक ऐसी कवरिंग है जो कि आपके दांतों को शाइन देती है, प्रोटेक्शन देती है, जरासीम से बचाती है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी एनामल ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से जरासीम आपके दांतों पे अटैक कर सकते हैं और आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ टेटनी क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो मसल्स क्या हो जाएंगे? अकड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें क्या हो जाएगा? अकड़ाव पैदा हो जाएगा और आप किसी भी काम को करने के काबिल नहीं रहते। क्योंकि आपको पता है जब कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। अगर आपकी इंटेस्टीन में, किडनी में या आपके ओल्ड बोन्स के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके इर्द गिर्द के जो कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके इर्द गिर्द के मसल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा होता है और आप में मसला होता है। अगर विटामिन डी आप खाना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा? विटामिन डी एक्स्ट्रा कैल्शियम को इन टिश्यूज़ में से निकाल के प्लाज्मा के अंदर ले आएगा, लिहाजा मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है कि अगर ये तो था ना कि अगर आपने कम विटामिन डी खाया है तो क्या होगा? अगर आप विटामिन डी ज़्यादा खा जाएं तो क्या होगा? तो उससे क्या होता है कि जितना विटामिन डी आप ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा कैल्शियम जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आप क्योंकि प्लाज्मा ने एट द एंड किडनी में से गुजरना है तो किडनी में स्टोन बन सकता है। इसके साथ साथ ये कैल्शियम जो है वो आपके हाई कैल्शियम की वजह से आपका जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम जमा होता जाएगा और आपको पता है कैल्शियम की मौजूदगी हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इजाफा करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या कंजस्टिव हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने लिखी है कि विटामिन डी को एज अ हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? हार्मोन का आपको पता है कि हार्मोन बॉडी खुद पैदा करती है, जबकि विटामिन्स हमें खुराक से लेने पड़ते हैं। तो आपके ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं वो बॉडी नहीं बनाती, वो आपको बाहर से डाइट से लेने पड़ते हैं। लेकिन विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी खुद बना रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि विटामिन डी एज अ हार्मोन काम करता है। इसके अलावा बॉडी इसको रेगुलेट भी करती है। कैल्शियम की मिकदार ऊपर नीचे होने से विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इन दो रीजंस की वजह से विटामिन डी को विटामिन भी कहा जाता है और साथ साथ इसको इम्पॉर्टेंट हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर विटामिन डी के हवाले से। आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।